हेलो दोस्तों। चलिए, आज जैसे हम पढ़ने वाले हैं तो आज हमारा टॉपिक होने वाला होता है भारतीय कृषि। आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? एग्रीकल्चर पर बेस्ड टॉपिक कवर करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पर चर्चा करेंगे। इस पर हम भारतीय कृषि के संपूर्ण अवलोकन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उससे संबंधित आंकड़े, डाटा, नीतियां, पॉलिसी और क्रांतियां यानी रिवॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं क्रांतियों से संबंधित प्रश्न हमेशा हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो आज हमारा पूरा टॉपिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा एग्रीकल्चर पर। किस पर? एग्रीकल्चर पर। जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का समालोकन किया गया है। साथ ही साथ जो जो नई पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें, जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना जाते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उन चीजों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से मिलती हैं। तो इसे हम एक शब्द में पढ़ सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक क्षेत्र यानी नेचुरल सेक्टर। वो सभी चीजें जो प्रकृति से मिलती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, इन्हें हम अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। दूसरी बात करें तो हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र की। तो इसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसे औद्योगिक क्षेत्र या रिस्क सेक्टर के नाम से जान सकते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र या रिस्क सेक्टर। किन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल करते हैं हम निर्माण, विनिर्माण, विद्युत आपूर्ति, गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति जैसी चीजें। और जो तृतीय क्षेत्र होता है टर्सरी सेक्टर, इसे हम बोलते हैं सेवा या नियो सेक्टर। सेवा क्षेत्र या नियो सेक्टर। इनमें हम उन सभी चीजों को शामिल करते हैं जिसमें हम सेवाओं की बात करते हैं, जैसे प्रशासन, अस्पताल, शिक्षा, बैंक जैसी चीजें। तो याद रखना, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, जिससे हम प्राकृतिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पे इसका मैक्रो अवलोकन कर रहे हैं, मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। तो हम अर्थव्यवस्था से में प्राथमिक क्षेत्र संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने मिलेगा और साथ ही साथ आपको जियोग्राफी में भी पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की रेंज की। तो हम देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, है ना, जो होता है जीडीपी। इसमें हम सकल आपका ग्रॉस डोमेस्टिक आपको देख सकते हो प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान देखें तो लगभग हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में 16 से 17% है ना। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? 16 से 17%। जबकि आजीविका लाइवलीहुड की बात करें तो 52 से 53% लोग प्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जबकि 70 से 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन करें तो 1950 में सबसे ज्यादा योगदान कृषि का था, पर बदलते समय के साथ सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है और कृषि के योगदान का जीडीपी में कमी देखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम सबसे मेन देखते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि को। इसके बारे में एग्रीकल्चर। अब हम बात करें कृषि की तो भारतीय कृषि मानसून है। मानसून की अवधि केवल 3 से 4 माह होती है और हमारा एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड करता है मानसून पर। इसीलिए भारतीय कृषि मानसून पर डिपेंड करने के कारण से एक जुए की तरह देखा जाता है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें कृषि के मुख्य कारण, फैक्टर की बात करें एग्रीकल्चर की, तो इसके फैक्टर को हम बेसिकली 2 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। एक फैक्टर है इसका संरचनात्मक कारक और दूसरा है संस्थागत कारक। आजादी के बाद से 1947 से लेकर के 65 तक भारत में संस्थागत कारक को अपनाया गया, जबकि हम देखते हैं उसके बाद अध्ययन करेंगे तो 1965 से अभी तक हमने संरचनात्मक कारक स्ट्रक्चरल फैक्टर पर फोकस किया है। अब दोनों में अंतर क्या है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में हमने क्या किया, इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जैसे कार्यक्रम चलाए, जिसके अंतर्गत चकबंदी और हकबंदी यानी कंसोलिडेशन और लैंड सेलिंग जैसी केसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये 1965 तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में हुए किए गए सुधार है। 1965 के बाद हम संरचनात्मक कारक की तरफ मूव किए, जिसमें हम बेसिकली तकनीक पर फोकस किए। किस पर? टेक्नोलॉजी पर फोकस किए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लैंड, भूमि
उर्वरक, फर्टिलाइजर, ऊर्जा, पावर, इक्विपमेंट्स, उपकरण, बीज, सीड्स, श्रम, लेबर और मार्केट जैसी चीजों पर फोकस किए हैं। और इससे हम कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की बात की है। तो कृषि के कारकों को हम दो भाग में बांटते हैं, एक संस्थागत और दूसरा संरचनात्मक। अगर हम पहला देखें तो हमारा पहला फैक्टर होगा संस्थागत और दूसरा जो फैक्टर हम पढ़ेंगे वो होगा संरचनात्मक कारक। चलिए इसी पर हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं कि इन कारकों को लेकर के हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक छोटा सा बात आता है एग्रीकल्चर के शेप आकार को लेकर के कि किस भाग में बांटा गया है। तो जब हम कृषि जोत के आकार का अध्ययन करते हैं तो जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक पिरामिड। जनसांख्यिकी क्या होता है? जब जनसंख्या का अध्ययन, किसका अध्ययन? पॉपुलेशन का, जनसंख्या का अध्ययन हम जब वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, किससे करते हैं? वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड्स पे, तो उसे हम वैज्ञानिक तरीके से तो हम उसे बोलते हैं जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक। पिरामिड की बात करें तो कृषि जोत के आकार पर हमने इसे अलग अलग भाग में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं सीमांत जोत यानी मार्जिनल जो आपका स्ट्रक्चर है वो 0 से 1 हेक्टेयर के बीच होता है। स्मॉल की बात करें लघु जोत की तो ये 1 से 2 हेक्टेयर के बीच डिसाइडेड है। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर होता है और बृहद जोत यानी लार्ज एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करें तो ये 10 हेक्टेयर से भी अधिक होता है। अब हम बात करें तो यहाँ एक आंकड़ा चौंकाने वाला बात यह है कि 76% किसान भारत में सीमांत और लघु जोत के आकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम 2015-16 के एग्रीकल्चर रिपोर्ट को देखें तो औसत कृषि जोत भारत में 1.08 हेक्टेयर है जो लघु जोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अधिकांश जनसंख्या कृषि के निचले स्तर पर देखी जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जमीन की कमी यानी लैंड अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, ये कृषि जोत का आकार हो गया। इस आकार से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं भूमि सुधार की। किसकी बात कर रहे हैं? लैंड रिफॉर्म। जब हम लैंड रिफॉर्म के बारे में स्टडी करने जाते हैं तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी संस्थागत परिवर्तन में क्या देखा जाएगा। तो इसमें आता है भूमि सुधार, है ना। इसमें सबसे पहली चीज है हदबंदी। हदबंदी यानी सीलिंग केस। इसके अंतर्गत ये देखा गया कि जितने भी जमींदार, साहूकार, राजा, महाराजा थे उनके पास कितनी मैक्सिमम अधिकतम जमीन है। उनकी अधिकतम जमीनें सरकार ने ले ली और सरकार ने ये जमीन किसको दी? ये अतिरिक्त भूमि गरीब किसानों के बीच बांटी, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य क्या था? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो इसका उद्देश्य, हदबंदी का उद्देश्य था सबसे पहले भूमि का मापन और भू स्वामित्व का विस्तार यानी लैंड मेजरमेंट और इंक्रीज ऑफ लैंड ओनरशिप। ये बेसिकली प्रोग्राम था हदबंदी का, है ना, जिसमें जमीन की अधिकतम सीमा तय की गई और ये देखा गया कि कितनी अधिक जमीन जिसके पास है उसे लेकर गरीब किसानों के बीच बांट दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ावा देना। यह हदबंदी कार्यक्रम का उद्देश्य था। दूसरा कार्यक्रम है चकबंदी यानी कंसोलिडेशन। इसमें यह देखा गया कि किसके पास कहां कहां जमीनें उपलब्ध है। तो इसके अंतर्गत जो बिखरी हुई जमीन थी इधर उधर अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी जमीनों को इकट्ठा कर, कलेक्ट कर एक ही जगह उपलब्धता की बात की गई ताकि इससे भी उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, पर इससे ये देखा गया कि दोनों प्रोग्राम सरकार ने लाया, जिसमें बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करने की बात की और एक तरफ जमीन की उपलब्धता बढ़ाई गई और चाहा कि इससे उत्पादन बढ़े। परंतु बड़ी समस्या ये देखी गई कि लोगों का जमीन से जुड़ाव था, तो उन्होंने अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया। दूसरी बड़ी समस्या ये आई कि लोगों का जमीन से लगाव होने के साथ साथ जब लोगों ने जमीन देना शुरू किया तो वो सरकार को टैक्स देना बंद कर दिए। इससे एग्रीकल्चर टैक्स में भी 25 से 30% गिरावट देखी गई। हालांकि ये दोनों कार्यक्रम कुछ राज्य जैसे केरल, है ना, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में सफल तो हुआ, पर अधिकांश राज्यों में ये असफल हो गया। तो इसके बाद सरकार ने संस्थागत परिवर्तन की जो पॉलिसी थी ये चेंज करी। अगर हम बात करें तो इसमें भूदान मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले 1951 में विनोबा भावे जी, जो पोचमपल्ली से थे, जमींदार थे, इन्होंने सबसे पहले भूमि दान करके इस आंदोलन की शुरुआत की। अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधन और आंकड़ों की। तो हम देखते हैं हमारे देश में 66% गैर सिंचित रेन फेड एरिया है, बारानी फसल है, जिसमें हम देखते हैं
नलकूप से सबसे ज्यादा मैक्सिमम 57.8% पॉपुलेशन ट्यूबवेल के सोर्स पर डिपेंड करती है। सेकेंड जो बेसिकली डिपेंड करती है वो कैनल यानी नहर पर, जिसमें 31.6% पॉपुलेशन जनसंख्या निर्भर करती है। तीसरा योगदान कुआं का है, जिसमें 7.7% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर के रिसोर्स के लिए उपलब्धता है। और हम बात करें तालाब की, तो केवल 1.4% 1.4% पॉपुलेशन तालाब पर एग्रीकल्चर सोर्स के लिए डिपेंड करती है। तो ये सिंचाई के साधन की बात हो गई, जिसमें पहले नंबर पे आता है नलकूप, दूसरे नंबर पे नहर, तीसरे नंबर पे कुआं और अंतिम या चौथे पायदान पे हम देखते हैं तालाब है। सर्वाधिक सिंचित राज्य हमारा वर्तमान में पंजाब है, जिसमें 97.8% सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सबसे कम सिंचित राज्य मिजोरम है, जहां 7.8% ही है। और सर्वाधिक सिंचित फसल अगर हम बात करें तो गन्ना है और गेहूं है, जहां 93% गन्ना और 91% गेहूं को सिंचाई क्षमता की उपलब्धता चाहिए। अगर हम कृषि के प्रकार की बात करें एग्रीकल्चर के, तो यहाँ पे हम देखते हैं कृषि के प्रकार में सबसे पहले आती है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। ये मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? जब हम फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी शामिल करते हैं, तो ये मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित फसल में मिक्स क्रॉपिंग में डिफरेंस रखना है। जब एक साथ एक से अधिक फसलें उगाई जाती है तो हम इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मतलब हम यहाँ पे अलग अलग फसलों को एक साथ उत्पादन के रूप में शामिल करते हैं। कंटूर फार्मिंग यानी समोच्च खेती क्या होती है? जब ढलान जैसी वाली क्षेत्रों में हम देखते हैं जो खेती की जाती है, इसे हम बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, जिसमें स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है। और जैविक कृषि, जिसका चलन अभी सर्वाधिक देखा जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल होती है, इसमें रसायनों का प्रयोग ना करके जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। तो हम ये कृषि के प्रकार देख रहे हैं, जिसमें मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल, समुच्च कृषि, स्थानांतरित कृषि और जैविक कृषि जैसी चीजों को देखा जाता है। अगर हम बात करें फसल चक्र की, यानी ऋतुओं के पहिए को, तो हमने इसे 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले आती है खरीफ फसल। किस फसल की बात करें? खरीफ, जिसकी बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसे अगर हम सामान्यतः समझना चाहे ट्रिक से, तो हम समझ सकते हैं मानसून फसल को ही हम बोलते हैं खरीफ फसल। जिसमें कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है आपका धान, मक्का, कपास, सोयाबीन जैसी फसलें। खरीफ के बाद हम देखते हैं तो ये रबी की फसल आती है, जो सामान्यतः सर्दियों के मौसम में की जाती है। जिसकी हम बात करें बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, जिसमें गेहूं, चना, सरसों, मटर जैसी फसलें शामिल हैं। और इन दोनों के बीच में जो फसल दी जाती है वो होती है जायद की फसल, जो मार्च से जून तक होती है गर्मियों में, जिसमें तरबूज, ककड़ी, खरबूज जैसी फसलें शामिल होती हैं। तो ये फसल चक्र की बात में, जिसमें हम अलग अलग फसलों के हिसाब से इन्हें बांटे हैं। अब हम अगर भारत के मैप पे देखें, तो यहाँ पे फसलों के बारे में देखें तो कुछ राज्य कुछ विशेष प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश फेमस है गेहूं और गन्ना की खेती के लिए। हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान फेमस है आपका दलहन, सरसों, मोटे अनाज के लिए। हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो ये फेमस है जूट और चावल जैसी फसलों के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल को चावल का बोरा बोलते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। मध्य प्रदेश फेमस है सोयाबीन की फसल के लिए। आंध्र प्रदेश तंबाकू, केरल मसाला, रबर और नारियल के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक अपने कॉफी, सूरजमुखी और रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। जबकि हम असम की बात करें तो ये चाय के लिए पहचाना जाता है। और गुजरात मूंगफली और कपास जैसी फसलों के लिए देखा जाता है। तो एक प्रकार का फसल आउटलेट है, जिसमें अग्रणी उत्पादक राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। इससे संबंधित प्रश्न भी हम सीजीपीएससी और व्यापम जैसे एग्जाम में देख सकते हैं। याद रखिएगा, अब व्यापम नहीं सीजीएसएसबी है, लेकिन इसमें संबंधित प्रश्नों का स्तर अभी तक तो हम व्यापम के नाम से ही जानते हैं। तो हम हमेशा किस पे चर्चा करेंगे? सीजीपीएससी और व्यापम में होने वाले आए गए प्रश्नों की। अब आते हैं प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है, प्राइसिंग डिसाइडेड पॉलिसी क्या है? तो देखिए, मूल्य निर्धारण नीति को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये क्या है? तो बुआई से पूर्व ही घोषणा कर दी जाती है कि इसमें इस फसलों पर इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसानों को एक आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, इससे मूल्य ह्रास को कम किया जाए और किसानों को उनकी कृषि का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा मूल्य निर्धारण नीति होती है वसूली या खरीद मूल्य।
इसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा बफर स्टॉक के लिए बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है। ठीक है। और तीसरा होता है जारी कीमत, इश्यू प्राइस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न वितरण के लिए तय किया जाता है। तो पहला मूल्य होता है न्यूनतम समर्थन, दूसरा होता है वसूली या खरीद मूल्य, और तीसरा होता है जारी कीमत। ये मूल्य निर्धारण नीति है, प्राइसिंग डिसाइडेड पॉलिसी है एग्रीकल्चर को लेकर। अगर हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ, तो इसमें हम दो तरह के स्तंभों को देखते हैं। पहला है आपका CACP, जिसे हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दो तरह के स्तंभ की बात कर रहे हैं हम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1965 को। इसका पूर्व नाम था 1985 में परिवर्तित किया गया कृषि मूल्य आयोग। इसका कार्य कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना, MSP की सिफारिश यही करता है। और दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, जिसका गठन हुआ था 14 जनवरी 1965 को। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका कार्य बफर स्टॉक सुरक्षित रखना और पीडीएस के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करना। अब बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम दोनों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर हम बात करें विश्व स्तर पर, तो सब्सिडी को लेकर के तीन चर्चा होती है। सब्सिडी और ऋण को लेकर के क्या है हमारे, तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तीन पेटियां प्रसिद्ध है, जिसमें हम बात करते हैं ग्रीन बॉक्स, हरा बॉक्स, जो कृषि सब्सिडी की स्वीकृति करता है। दूसरा होता है पीला या एम्बर बॉक्स जिसको हम जानते हैं सब्सिडी को कम करने के लिए। और तीसरा होता है नीला बॉक्स, जो उत्पादन सीमित करने की शर्तों के साथ ही इसका निर्धारण करता है। तो तीन तरह के बॉक्स आप देख सकते हो विश्व व्यापार संगठन की कृषि पेटी है। पहला है हरा, दूसरा है पीला, और तीसरा है नीला। अब हम कृषि साख यानी ऋण की बात करें, तो अल्पकालीन ऋण 15 माह से कम होता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए, और दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है। ये सब्सिडी और ऋण का निर्धारण है जो एग्रीकल्चर के लिए बात की जाती है। अगर हम बात करें अगला, तो कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी, कि हम कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने मिलता है KCC किसान क्रेडिट कार्ड। इसे 1998 से जारी किया गया, जिसमें आसान अल्पकालीन ऋण मिलता है 0% ब्याज पर किसानों को 15 माह से कम समय सीमा के लिए। ठीक है। किसान कॉल सेंटर 2004 से जारी किया गया, जिसमें मुफ्त तकनीकी सलाह दी जाती है। ई चौपाल की बात करें, तो किसानों को बाजार और जानकारी से सीधे जोड़ने के लिए ई चौपाल जैसी सुविधाएं दी जा रही है। किसान कॉल सेंटर की बात करें, तो 1800 180 और 1551 ये इसका टोल फ्री नंबर है, जिस पर डायल करके किसान को कृषि संबंधी समस्त समस्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब हम बात करते हैं कृषि से संबंधित प्रश्नों पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जो लाया गया था 1965 के बाद, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, संरचनात्मक सुधार के नाम से। किसके नाम से, संरचनात्मक सुधार। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें हम देखते हैं कि कृषि में हमने तकनीक का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तकनीकों का। 1965 के बाद से अब तक हम एग्रीकल्चर में तकनीकों के माध्यम से विकास की बात कर रहे हैं। इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की। किसकी बात कर रहे हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा बदलाव लेकर के आया। तो हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो विश्व में 1960 में नॉर्मन बोरलॉन्ग ने हरित क्रांति की शुरुआत की, जबकि भारत में इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, जो 1966 से शुरू हुआ। 67, 68 और 69 में हमने इस पर सफलता हासिल कर ली। अब ये क्या था हरित क्रांति, इसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम यानी उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया, जिसमें हम मैक्सिकन राइस और फिलीपींस व्हीट, मैक्सिकन राइस जैसी चीजों का उपयोग किया है। सोनारा 64, लर्मा रोजो, ताइवूचू, इन सभी बीजों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने की बात की। अब ये क्या होता है हाई यील्ड, इसमें हमें उत्पादन करने में समय कम लगता है और उत्पादकता भी ज्यादा होती है।
अगर हम बात करें हरित क्रांति का, तो इसे सर्वाधिक प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। ये कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया था जो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दूसरी क्रांति जो हम चर्चा करने वाले वो है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसे हम दूध का महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसके नेतृत्व करता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिन्हें हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1970 से हुई। इस प्रोजेक्ट को श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे अग्रणी संस्था ऑर्गेनाइजेशन अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या नाम है इसका? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद शहर गुजरात से शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहा गया। शॉर्टकट में हम इसी को अमूल बोलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, एनडीडीपी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, जिसकी शुरुआत 1965 से की गई थी और इसका उद्देश्य था भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये ऑपरेशन फ्लड हो गया, संस्था हो गई। ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति। किससे रिलेटेड है? आपका दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। चलिए, अब हम बात करते हैं द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंडरी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, जो भारत में लाया गया था। इसकी शुरुआत भारत में 2006 में हुई है, जबकि विश्व की बात करें तो 1980 में ही विश्व में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भारत में इसे लाने वाले व्यक्ति हैं, इसके प्रणेता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिसका उद्देश्य था प्रथम क्रांति की कमियों को दूर करना। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु जो रखे गए, पहला इको फ्रेंडली संसाधनों का उपयोग, जैविक खाद, जल संरक्षण, लैंड टू लैंड और सभी राज्यों पर बराबर ध्यान केंद्रित करना सेकेंडरी ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, ताकि हर राज्य में वृद्धि हो सके। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख क्रांतियां जिससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलता है। अगर हम बात करें नीली क्रांति, इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध है आलू से। पीली क्रांति इसका संबंध तिलहन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। बादामी क्रांति ये मसाला से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज से संबंधित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नीली का संबंध मत्स्य से, जबकि गुलाबी का संबंध झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा यानी एग रिलेटेड है। स्वर्ण रेखा की संज्ञा दी गई है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जूट उत्पादन से। जूट और पटसन को इसके क्षेत्र अंतर्गत रखा गया है। और इंद्रधनुष जिसमें सातों रंग होते हैं, संपूर्ण क्रांतियों का संगम है, जिससे हम उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतियां हो गई जिससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। ये कृषि अनुसंधान केंद्र हाल में ही व्यापम के स्तर पर एग्जाम में देखा गया है। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये आपका करनाल में है। तंबाकू उत्पादन केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। चावल कटक उड़ीसा में है इसका अनुसंधान केंद्र। आलू का कहाँ है? शिमला में। कृषि के लिए जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। चीनी तकनीकी केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश में। चमड़ा नेरी चेन्नई में। और नाग पर्यावरण का नेशनल इन्वायरमेंट है ना आपका इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च सेंटर है वो नागपुर में स्थापित है। इसको हम नेरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। डेयरी वाला कहाँ है? करनाल। तंबाकू राजमुंदरी। चावल कटक। आलू शिमला। कृषि नई दिल्ली। चीनी तकनीक कानपुर। चमड़ा चेन्नई और पर्यावरण के लिए नागपुर में। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य को एक नजर में देखें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यहाँ कुछ चीजें हमको ध्यान देना है। अगर हम शॉर्टकट में एक नजर में हम ध्यान दें तो कृषि का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 जुलाई से 31 जून। हम यहाँ पे हम बात करें तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है ये आपका 1 अप्रैल से आपका चलता है 31 मार्च तक। पर एग्रीकल्चर के लिए कृषि का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई, जिसे हम सामान्यतः अर्थव्यवस्था में मौद्रिक वर्ष के नाम से जानते हैं, जो 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक। पर भारत में एक और चीज की चर्चा होती है, जो विश्व स्तर पर कृषि वर्ष है वो 1 नवंबर से शुरू होता है, जो खत्म होता है 31 अक्टूबर पर। आर्क यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने कृषि के महत्व को देखते हुए सिफारिश की थी 1 नवंबर से, पर हमारे देश में किसको माना गया? 1 जुलाई से। प्रथम जैविक राज्य होने का दर्जा किसे मिला है? सिक्किम। एग मार्क एक्ट जिसमें हम पर्यावरण सुरक्षा और गुणवत्ता की परीक्षण करते हैं, इसे 1937 से लागू किया गया।
जिसका संशोधन 1986 में हुआ है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। और दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर। किसके? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के। और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ 18 नवंबर 2004 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आप एग्जाम में देख सकते हैं, जिससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमने उसी सभी प्रश्नों को संग्रह के साथ आपके समक्ष टॉपिक को लेके उपस्थित हुए थे, और एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड दिखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये वीडियो। हम इसी तरह आपके लिए प्रतिदिन एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, और आशा करते हैं कि इससे आपको बेनिफिट हो। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए, ताकि आप उससे संबंधित तैयारी भी कर सकें। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, कंपटीशन एग्जाम को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, और हर स्तर के प्रश्न का इसमें समावलोकन होगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।